हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसे सर्कल। हम लोग आज से घटना चक्र की आर्थिकी को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड घटना चक्र की जो करंट अफेयर की मैगजीन है, एक बार जब आर्थिकी हो जाएगा डिस्कस, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन को देखेंगे। एंड इसमें अराउंड 25 के आसपास टोटल टॉपिक्स हैं। तो ये अराउंड 20-21 पार्ट में ये वीडियोस होगा आर्थिकी का। उसके बाद हम लोग घटना चक्र की जो मैगजीन का जो करंट अफेयर वाली मैगजीन है उसको देखेंगे। सो हम लोग ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग इसको ध्यान से सुन लें। नंबर वन है, आप लोग अपनी मैगजीन को अपने साथ में लेके इस वीडियो को देखेंगे। एंड जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, लाइक इसमें 15th कमीशन का गठन कब हुआ था, आप लोग इसको साथ में इसको अंडरलाइन करते चलेंगे, सो दैट आप जब दूसरी बार अपनी मैगजीन को रिवाइज करें तो आपको यही डेटा सिर्फ देखना पड़े एंड आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट हमको भी थोड़ा फायदा हो सके। सो गाइज, जो सबसे पहला टॉपिक है, 15 फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था आपका 27 नवंबर 2017 को। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, तो एन के सिंह इसके अध्यक्ष थे। एंड इसमें जो संघीय करों का कितना हिस्सा है, 41%। अगर हम बात करें 14 फाइनेंस कमीशन में तो वो 42% था। तो आपको ये जो 42% डेटा है ये आपको छोड़ देना है। बाकी ये जो 15th फाइनेंस कमीशन का डेटा है ये 41% है। तो आपको ये चीज़ याद कर लेना है, रट लेना है, जैसे भी हो सके बस याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बस यही आएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में किस वर्ष का अनुशंसा है, तो जो मतलब जो अपकमिंग फाइनेंस कमीशन है, जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, इसकी अनुशंसा होगी। एंड उसके बाद जो फिर नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती की किस राज्य के हिस्से के इक्वल है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं है, बट आपको यहाँ पे ये होना चाहिए कि पता है जम्मू एंड कश्मीर इक्वल है, बस बात खत्म। हमको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आंसर को टिक करना है, न कि वहाँ पे हमको डिबेट करना है। नेक्स्ट है, 15th वित्त आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में राज्यों की राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के द्वारा प्राप्त राजस्व जीडीपी के कितने प्रतिशत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 17.5%। आप लोग को ये सब डेटा रट लेना है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में डेटा कुछ ना रटा जाए, आप जब इसी डेटा को बार बार देखेंगे, 2 या 3 बार देखेंगे, तो आपको काफ़ी सारा डेटा याद हो चुका होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, 15th वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है, जो अनुमानित विभाजन राजस्व राज्यों के हिस्सा के कितने प्रतिशत है, 4.31%। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, 15th वित्त आयोग जो है वो अपनी अंतिम रिपोर्ट कब देगा, तो 30 अक्टूबर को देगा। ये डेट आपको यहाँ पे याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो पेपर होगा वो 11 अक्टूबर को होगा, तो क्या पता ये डेट आ जाए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। देखिए, अभी इंडिया का जीडीपी बहुत डाउन हो गया है, एंड अभी कोविड का भी टाइम चल रहा है, तो अब इन सब चीज़ों को अनुमानित करना व्यर्थ है, ठीक है। एंड ये जो डेटा है ये आपका बजट के टाइम पे आया था तब का डेटा है, मतलब फरवरी के आसपास का डेटा है। तो ये सब डेटा पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, तो आपको इन दोनों पॉइंट को छोड़ देना है एंड इसको भी छोड़ देना है। बजट अनुमान 2020-21 में आय प्राप्ति के सबसे बड़े स्रोत क्या क्या है, तो ये आपको याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। उधार और अन्य देयताएं, निगम कर, थर्ड है वस्तु एवं सेवा कर, फोर्थ है आयकर एंड फिफ्थ है कर भिन्न राजस्व। बजट अनुमान 2020-21 में व्यय के सबसे बड़े घटक हैं, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यय किया जाएगा, तो वह कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा, ये 20%, ब्याज अदायगी 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 13%,
वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 10%। आप एक बार को प्रतिशत छोड़ भी सकते हैं, बट ये जो कर और शुल्क अदायगी ब्याज अदायगी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये सब आपको याद रखना है कि कौन सा किस नंबर पे है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है बजट अनुमान 2020-21 में कुल सब्सिडी व्यय प्रस्तावित है। तो ये डेटा आपको छोड़ देना है, ये डेटा अब नहीं पूछेगा क्योंकि कोविड का टाइम में सब कुछ चेंज हो चुका है। कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय होता है तो वो खाद्य मद है, मतलब खाद्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा जितनी भी सब्सिडी दी जाती है व्यय होता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है बजट अनुमान 2020-21 के सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा है, यह 18%। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है बजट अनुमान 2020-21 में कर जीडीपी अनुमानित है, तो यह है 10.77%। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है बजट 2020-21 में प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात व अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात है 5.9% एंड 4.9%। ये डेटा आपको याद कर लेना है। ये सारे डेटा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या फिर जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये डेटा आपको याद करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी सारा डेटा रखना होगा। फिर नेक्स्ट है बजट केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर हो रहा है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020-21 में बजट के 3 प्रमुख घटक हैं, तो वह है आकांक्षी भारत मतलब कि इनोवेशन इंडिया, आर्थिक विकास एवं जिम्मेदार समाज, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए 304,22,30 करोड़ रुपए, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फैक्ट है, या तो है या तो कुछ नहीं है, तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अंश कितना है, मतलब जितना भी इसमें आपको बजट में राजस्व मिलेगा उसमें आपका पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व कितना है, तो यह है आपका 66.4% एंड 33.57%। नेक्स्ट है बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल व्यय में से राजस्व एवं पूंजी खाते पर कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो यह 86.46% और 13.54%। वर्ष 2025 में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 108 मिलियन टन। एंड सबसे ज़्यादा अगर बात करें दूध में, तो सबसे नंबर 1 पे स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दूध का जो प्रोडक्शन होता है यूपी में सब ज़्यादा होता है पूरे इंडिया में। फिर नेक्स्ट है किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी होगी, तो 2020 तक इंडिया के पास जो कार्यशील करने वाले इंडियन यूथ है मेल एंड फीमेल, वो सबसे ज़्यादा होगा। बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र तथा कौशल विकास हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, तो ये है 99,300 रुपए तथा 3,000 करोड़ रुपए। तो ये डेटा आप लोग देख लेना। राज्यों की सहयोग से पीपीपी मॉडल में कितने शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है, ये आपको छोड़ देना है क्योंकि अब तो कोविड में ये लक्ष्य पूरा तो होगा ही नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु नई योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, ये है आपका निर्वीक योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, तो यह 103 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। बजट 2020-21 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबाई की रेल लाइनों के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है, तो यह है आपका 27,000। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। वर्ष 2020-21 में परिवहन अवसंरचना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, 1.70 लाख करोड़ रुपए का। वर्ष 2020-21 हेतु विद्युत व नवीकरणीय ऊर्जा हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए देने का
लक्ष्य प्रस्तावित है 22,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद फिर नेक्स्ट है स्थानीय संग्रहालय सहित प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। तो ये 5 हैं कौन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है राखीगढ़ी, आपका हरियाणा में है। हस्तिनापुर ये वेस्टर्न यूपी में है। शिव सागर असम में है। धौलावीरा गुजरात में है। आदिचनलूर ये आपका तमिलनाडु में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कोलकाता में भारतीय संग्रहालय के पुनरुद्धार करते हुए मुद्रा शास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो वह है पुराना टकसाल भवन, जहाँ जो कि कोलकाता में है। टकसाल जहाँ पे प्रिंटिंग होती है करेंसी की। उसके बाद फिर नेक्स्ट है बजट 2020-21 में संस्कृति मंत्रालय कल्चरल मिनिस्ट्री के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय विरासत और संरक्षण संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है बजट 2020-21 में किन 5 वस्तुओं को राज्यों के आभूषण के रूप में संदर्भित किया जाएगा। तो ये है बीमारी से मुक्त, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यह है 307-57 करोड़ एंड लद्दाख के लिए 59-58 करोड़। ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाना चाहिए। 59 ये कम कर दो 58 एंड जम्मू कश्मीर के लिए 307-57 या फिर 30-757। इसको आप 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमा राशि का बीमा दायरा जो वर्तमान में 1 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता का ये अब ये टोटल 5 लाख रुपए कर दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वैश्विक उत्पादन में वृद्धि वर्ष 2018-19 में कितनी थी। ये दोनों डेटा आगे आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये हर हाल में रट लेना है। तो ये था 3.6%, 18 था एंड 19 की बात करें तो ये था 2.9%। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये अगले साल पता चलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में कितनी थी। तो ये था 5%। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवीए वृद्धि दर अनुमानित है। तो ये है 6.66% एंड 4.9%। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य 2017-18 में क्रमशः गोवा उस टॉप पे है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद हरियाणा है। प्रति व्यक्ति वाले आय के लोग हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, गोवा में है, फिर सिक्किम में, फिर हरियाणा में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी के संदर्भ में विश्व का 5वां स्थान है। फिर नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है। ये 2025 तक तो रखा तो था, अब देखो क्या होता है। बट आपको अगर एग्जाम में आए तो आपको 2025 ही मानना है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकॉनमी करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में कितने मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ। तो ये था 285 मिलियन टन। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादकता कितने केजी हेक्टेयर थी। तो ये थी 22,22,99, 2300 में से आप 1 केजी कम कर दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 10 जनवरी 2020 को स्थिति के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडारण है 261.2 बिलियन डॉलर। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेटा आपको याद कर लेना है। अगर इन फ्यूचर कुछ भी इसमें चेंज होगा तो बहुत ही हल्का चेंज होगा, आप उसको न्यूज़ में पढ़ लोगे, करंट अफेयर में पढ़ लोगे। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व में रेल नेटवर्क किस स्थान पे है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है इंडिया का। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व का
स्थान पे है, तो ये प्रथम स्थान पे है। एंड अगर बात करें इंडिया में तो यूपी नंबर 1 पे है। हम लोग आगे के आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता है, तो यह 394 ग्राम पर व्यक्ति। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर जापान को पछाड़ते हुए 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात मतलब स्टील के उत्पादन में भारत के विश्व में सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे है चाइना। ये सब डेटा हम लोग आगे चल के वीडियो में देखेंगे, जब हम लोग इस्पात का देखेंगे, दूध का देखेंगे, ये सब जब इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो करेंगे तो वहाँ पे इन सब का जिक्र आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2018-19 में 7.5% से कम होके 2019-20 में 6.9% हो गई है। तो ये मतलब यहाँ पे कम हुआ है, तो एक बार आपको ये ध्यान में देखना होगा। देखिए आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे एंड साथ में जब आप लोग अपनी बुक को भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा इतना डेटा सुनने को मिल रहा है। बिलीव मी, आप लोग जब एक बार वीडियो देखेंगे एंड अपनी बुक को 2 या 3 बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको अराउंड 70% डेटा याद हो चुका होगा। एंड ये हमने खुद एक एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना एंड आप लोग जब इसको रिवाइज करना तो बीच में मत छोड़ना। अगर एक बार रिवाइज करना तो पूरा रिवाइज करके तभी उठना, तो फिर जाके ये सारा डेटा आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 8th नंबर है। इंपॉर्टेंट है ये सारे डेटा। उसके बाद है वर्ष 2019 सितंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति निवल दाल उत्पादकता है, तो ये डेटा आपको छोड़ देना है। वर्ष 2019-20 अप्रैल सितंबर के मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश 13.9%। आप लोग सोचेंगे कि कच्चा तेल और पेट्रोल को इंडिया कैसे निर्यात करेगा, कोयला सही। देखिए जो कच्चा तेल है उसको इंडिया इंपोर्ट करता है, बट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उसको इंडिया इंपोर्ट करने के बाद उसको काफ़ी सारे प्रोसेस करने के बाद जो उसका सब प्रोडक्ट निकलता है उसको इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। एंड कच्चा तेल का तो उसको भी मतलब ये फिर दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में अप्रैल सितंबर के आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा है, तो ये है पेट्रोल, तेल एंड स्नेहक। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में भारत के निर्यात में मूल्य सर्वाधिक योगदान देश कौन से हैं, तो देखिए सब ज़्यादा इंडिया जो अपना सामान बेचता है यूएसए, फिर यूएई में बेचता है, फिर चाइना में बेचता है, फिर हांगकांग बेचता है, फिर सिंगापुर बेचता है। एंड इंडिया जो सब ज़्यादा आयात करता है वो आपका चाइना है, यूएसए है, यूएई है, सऊदी अरब है एंड इराक है। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था चाइनीज सामानों को लेकर। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। इसकी 4 बड़ी मतलब भारत से 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो वह आपका यूएसए है, चीन है, जापान है, जर्मनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। वैसे ये 5.1% एज वेल 6.5% है, बट हमको ऐसा नहीं लगता कि ये डेटा आएगा बिकॉज ड्यू टू कोविड सब कुछ चेंज हो चुका होगा। जनवरी 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 21-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने अनुमानित है, तो जैसा कि ये डेटा इतना है, आप इन दोनों डेटा को छोड़ सकते हैं, इतना भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत वर्स्ट कंडीशन में जा रही है। जनवरी 2020 को भारत आरबीआई ने वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की है। इस कार्यनीति में कितने वर्षों का उल्लेख है, तो ये 2019 से 2024 तक का उल्लेख है, ये इम्पोर्टेंट है। वन्य स्थिति रिपोर्ट 2019 की श्रृंखला किस क्रम में जारी की गई, तो ये 16वीं है। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है देहरादून में है, ये मतलब ये हर 2 साल में एक बार जारी
की जाती है। एंड जब हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ेंगे आगे चल के टॉपिक्स में, तो हम लोग वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ISFR अनुसार देश में कुल वन का आवरण है, ये आपका 71.22 मिलियन हेक्टेयर है। ये डेटा आपको रट लेना है। कितने वर्ग किलोमीटर है आप इसको छोड़ देना, क्योंकि इतना नहीं पूछेगा। ये आपका मिलियन हेक्टेयर पूछ सकता है, 71.22 मिलियन हेक्टेयर। एंड कुल भौगोलिक क्षेत्र का 61.67%, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ISFR वर्ष 2019 के अनुसार देश का कुल वृक्षारोपण जो है ये 900 मतलब 9.50 मिलियन या फिर 2.89% है। मतलब पूरे इंडिया का जो लैंड है उसका 2.89% पे वन है। ISFR 2019 के अनुसार कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण में 80.73 मिलियन का है, या फिर आप 24.56%। देखिए ये जो परसेंटेज वाला डेटा है इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, आप लोग इसको रट लेना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिशत वाला डेटा, 2.89 21.67%। ये तीनों डेटा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ सो दैट आप लोग इसको, हाईलाइट नहीं हो रहा है, ओहो हो नहीं रहा हाईलाइट, तो आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3976 वर्ग किलोमीटर। ये अगर आपने प्रीवियस ईयर का मैगजीन पढ़ा होगा तो उसमें भी ये सब डेटा थे। वर्ष 2017 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, तो ये 0.5%, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। 17 की तुलना में 19 में पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में वन आवरण कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ये 544 एवं 1181 वर्ग किलोमीटर एरिया की बात चल रही है। 2019 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वन आवरण का लगभग 1/4 योगदान है, तो वो है आपका 765 वर्ग किलोमीटर सॉरी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 17 की तुलना में 19 में देश में मैंग्रोव आवरण हुआ है। मैंग्रोव वो है जो आपका ये सुंदरवन डेल्टा मिलता है, गोवा मिलता है, जो मतलब समुद्र जो मतलब ये समुद्र वाले पानी में होता है। ये आपका 54 वर्ग किलोमीटर है। ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन सबको अच्छे से रट लेना। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ के जाने का कोई सेंस नहीं बनता। ISFR 2019 में भारतीय वनों एवं वनों के बाहर वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक कितने मिलियन घन किलोमीटर आकलित किया गया है, तो ये आपको छोड़ सकते हैं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो डेटा इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको ऑलरेडी ऊपर और यहाँ पे बोल दिया है। 2019 में 17 राज्य संघीय क्षेत्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वनाच्छित है, जबकि इनमें से कितने राज्य व संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक भूभाग वनाच्छित हैं, तो वो टोटल 8 राज्य हैं। ये 8 राज्य कौन कौन से हम लोग आगे के जो इसका चैप्टर आएगा हम लोग वहाँ पे देखेंगे। योजना आयोग द्वारा मानदंडों के अनुसार देश के कुल कितने पहाड़ी जिले हैं, तो ये टोटल है 140 जिले हैं, जो कि 16 राज्यों व संघीय क्षेत्र में आते हैं। ISFR 2019 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल आवरण कितना है, तो आप ये छोड़ सकते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इतना भी डेप्थ में ये नहीं पूछेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है भारत सरकार के एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत देश के कितने जिलों को जनजातीय जिलों की श्रेणी में रखा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 218 जिले हैं जो कि 27 राज्यों और संघ क्षेत्रों में होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों में कुल आवरण कितना है, तो आप ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना भी नहीं डेप्थ में ये लोग पूछेंगे। जो चीज़ याद कर सकते हैं उसको याद करना है, जो चीज़ याद नहीं कर सकते उसको एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्र वाले कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे वन क्षेत्रफल है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये रट लेना है। तो MP है, फिर महाराष्ट्र है,
उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है। ISFR 2019 के अनुसार राज्यों की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाले कौन कौन से राज्य हैं? गोवा है, हरियाणा है, पंजाब, मिजोरम, सिक्किम। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार राज्यों संघीय क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो ये आपका है अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम है, मणिपुर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो यह आपका लक्षद्वीप, पुडुचेरी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। ये आगे ये सारे डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को रट लेना है। ऐसे आप लोग इसको रट नहीं पाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक बार पढ़ के देख रहे होंगे वीडियो। लेकिन आप इसको हर रोज अगर 10 मिनट का भी टाइम देंगे तो आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। पहला चैप्टर तो आप 10 मिनट में रिवाइज कर ही सकते हैं। आप इसको 3 या 4 बार देखेंगे ना, 3 या 4 दिन देखेंगे, अपने आप सब कुछ आपको पड़ जाएगा। नेक्स्ट है 19 में ISFR वह 17 में जो था उसकी तुलना में सर्वाधिक जहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है वन आवरण में, तो आपका ये कर्नाटक। फिर नेक्स्ट है 19 में ISFR 17 की तुलना में सर्वाधिक जहाँ पे सबसे कमी हुई है वन की, तो ये आपका मणिपुर, यहाँ पे कम हुआ है, एंड कर्नाटक में इंक्रीज हुआ है। ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला संघीय क्षेत्र है। तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादर एवं नागर हवेली एंड दिल्ली। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के ये सारे डेटा ISFR वाले जितने भी हैं ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट है। जिसको मैंने बोला है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग उसको छोड़ सकते हैं, बट जिसको इसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो आपको बस रट लेना है हर हालत में। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य हैं मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण वाले राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम एंड बिहार। ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण वाले राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। यहाँ पे ऊपर पूछा था वन आवरण क्षेत्र, यहाँ पे पूछा था न्यूनतम वन आवरण। तो आप लोग को एक एक वर्ड बड़े ध्यान से देखना है, अदरवाइज आप लोग आंसर को मिसलीड कर जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले कौन कौन से राज्य या फिर यूटी हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका? वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद फिर आपका गुजरात में है, उसके बाद फिर आपका अंडमान एंड निकोबार में है, फिर आपका है आंध्र प्रदेश में। एंड कितने एरिया में फैला है ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना, कहाँ कहाँ पे मतलब टॉप टू बॉटम कौन कौन से स्टेट या फिर यूटी हैं, आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। सबसे एक बार फिर से बोल देते हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार एंड उसके बाद फिर है आंध्रा। फिर नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण कितना है? यूपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है आपका, ये आपको डेटा याद होना चाहिए। ये आपका है 148,05.65 वर्ग किलोमीटर। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, 148,05.65 वर्ग किलोमीटर। एंड अगर हम इसको प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो ये हो जाएगा 6.15% ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार यूपी में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले हैं जिले। यहाँ पे सब ज़्यादा कहाँ कहाँ पे है? सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी में है, मिर्जापुर में है। तो सोनभद्र ये आपका सबसे ईस्ट में हो जाता है, लखीमपुर खीरी आपका नेपाल से बॉर्डर टच करता है, एंड मिर्जापुर सीरीज आपने देखी होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाले कौन कौन से जिले हैं? ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऊपर के तीनों।
यह है आपका सबसे कम कहाँ पे है, ये आपका संत रविदास नगर, ये भी आपका ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। मऊ ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, मैनपुरी इटावा के आसपास पड़ता है। तो संत कबीर नगर, मऊ, मैनपुरी, यहाँ पे सबसे कम 1 आवर है। देखिए यहाँ तक पूरा हम लोगों ने कर लिया है ISFR का डेटा। ये हमारा वीडियो का एक पार्ट होगा, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब जो आर्थिकी का सेकंड पार्ट वीडियो होगा, उस पर हम फर्स्ट चैप्टर के आगे वाले टॉपिक्स को देखेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।